देखिए, आज की क्लास में हम टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले की क्लास में आप लोगों से मैंने टीचिंग टीचिंग के टाइप्स, टीचिंग के लेवल्स, टीचिंग के फेजेस ये सब डिस्कस कर दिए थे। और साथ में एक छोटा सा हमारा डिस्कशन हुआ था व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव्स पर, जिसमें इन जनरल टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और टीचिंग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव्स का क्या अर्थ है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि वहाँ तक आपको क्लियर होगा। आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहली बात तो यह है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का सबसे पहले जो वर्गीकरण है शिक्षण उद्देश्यों का, मतलब ये ब्लूम ने किया है। बी एस ब्लूम पूरा नाम है इनका, तो आप देख सकते हैं 1950 में बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। इट मीन्स कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया था। 3 डोमेन इन्होंने बताए थे। क्या क्या डोमेन है मैं आपके सामने बोल दे रहा हूँ। वैसे आप लोगों को पता होता है बिकॉज आप बीएड कर चुके हैं, और उस बीएड के दौरान आप लगभग जब भी टीचिंग करते हैं तो उन डोमेन्स को ज़रूर पढ़ते हैं। तो पहला डोमेन होता है कॉग्निटिव डोमेन, जिसको हम संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। दूसरा होता है अफेक्टिव, जिसको हम भावात्मक पक्ष भी कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा साइकोमोटर या कॉग्निटिव, जिसको हम गत्यात्मक पक्ष कहते हैं। और हम आज की क्लास में केवल कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक पक्ष की चर्चा करेंगे, जिसमें कि 6 सब डोमेन होते हैं। और वही सब डोमेन ब्लूम ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। इसके बाद वाले जो अफेक्टिव और साइकोमोटर या कॉग्निटिव में कह रहा हूँ आपसे, वो हमारे उतने काम का नहीं है, लेकिन उसको भी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। बेंजामिन ब्लूम ने 1950 में जो डेवलपमेंट किया था, जो डिस्क्रिप्शन दिया था, तो काफ़ी समय से वो डिस्क्रिप्शन आपका पढ़ाया जा रहा है बीएड क्लासेस में। लेकिन प्रेजेंटली कुछ समय से जो टीचिंग प्रोफेशंस के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर इसका रिवाइज्ड वर्जन पूछा जाता है। और रिवाइज्ड वर्जन दिया है आपका 1990s में लॉरेन एंडरसन ने, हु वाज एक्चुअली फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम, जो कि ब्लूम के ही एक स्टूडेंट थे। बाद में इन्होंने जब स्टडी किया होगा, तो ऐसा होता है कई बार हम जब पुरानी किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ विचार हमसे मेल नहीं खाते, मतलब हम उन विचारों को उस प्रकार से नहीं देख पाते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। और अपने विचारों के अनुसार फिर एक नई थ्योरी प्रस्तुत कर देते हैं। तो उसी प्रकार से लॉरेन एंडरसन ने भी किया। और किस प्रकार का वो रिवीजन था उसको देखिए स्लाइड में। तो ओरिजिनल टर्म्स जो कि ब्लूम ने दिए थे वो ये हैं आपके। न्यू टर्म्स दिए हैं आपके लॉरेन एंडरसन ने, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे से ऊपर की ओर आप इसको पढ़ेंगे। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। नॉलेज मतलब ज्ञान। ठीक है। अब ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान की परिभाषा असीमित है। यहाँ पर हम एक छोटे टर्म को लेके चल रहे हैं, इसलिए ये जो टर्म है नॉलेज या ज्ञान, ये बहुत ज़्यादा डाउट में ले आता है। ये देखते हुए लॉरेन एंडरसन ने इसको चेंज करके इसको रिमेम्बरिंग या मेमोराइजेशन में रखा है। ऑब्वियस बात है ना, जब हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है। अब जब आपसे कोई कहे ज्ञान क्या है, तो ज्ञान तो बहुत कुछ है। जब महात्मा बुद्ध की हम बात करते हैं तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए इतने सालों तपस्या की। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति के लिए इतने सालों तपस्या की। तो ज्ञान कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। तो इस प्रकार से ये टर्म है, ये उसको सही से डिस्क्राइब नहीं करता है। तो लॉरेन एंडरसन ने यहाँ पर इसको रिमेम्बरिंग कर दिया। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है बोध। बोध का मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा है। देखिए, रिमेम्बरिंग में जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन देख रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट आर द सब डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, तो आप नाम ले लेंगे। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है। इट मीन्स आपको पता है। बट जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट इज़ एप्लीकेशन, व्हाट इज़ एनालिसिस, व्हाट इज़ सिंथेसिस एंड व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इट मीन्स आपने सिर्फ रटा है उसको, है ना। आप सिर्फ पहचान कर सकते हैं, बट उसको डिस्क्राइब या एक्सप्लेन नहीं कर सकते कहीं। तो जब आपकी समझ विकसित हो जाती है तो आप अपने शब्दों में उदाहरणों के माध्यम से जो आपकी नॉलेज है या जो आपने याद किया है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आप कॉम्प्रिहेंशन सब डोमेन की तरफ चले गए हैं। जनरली हमारे क्लासेस में इन दो
सब डोमेन्स पर ही फोकस किया जाता हो। आपने देखा भी होगा, आपने चाहे बीएड किया हो चाहे कोई और डिग्री कोर्स किया हो, तो वहाँ पर आपका फोकस भी टॉपिक्स को एज इट इज़ यूनिट वाइज लर्न करने और अधिक से अधिक उनको अपनी भाषा में लिखने पर रहता है। दैट्स इट। कभी उस टॉपिक को जो आपने पढ़ा है अपनी लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास आप नहीं करते, मतलब कि उसके एप्लीकेशन पार्ट की तरफ आप जाने का प्रयास ही नहीं करते। रैदर कि क्या बोलते हैं, आप कोई बीटेक कोर्स करके उसी फील्ड में जॉब कर रहे हों, आप मेडिकल साइंस का कोर्स करके उसी फील्ड में जॉब कर रहे हो, उसके अलावा बाकी आप किसी भी टॉपिक का या फिर किसी भी नॉलेज को एप्लीकेशन लेवल तक लेकर के नहीं जाते हैं। और यही एक चिंता का विषय है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा माना जाता है, या फिर हमारे शिक्षाविदों का कहना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इसी बात की कमी है कि जो ऊपर के जो पक्ष हैं, इसकी ओर शिक्षण कार्य कराया ही नहीं जाता है। बच्चों को समझ विकसित करके छोड़ दिया जाता है। और हमें एनसीएफ 2005 के अनुसार जो भी ज्ञान है उसको व्यवहारिक बनाते हुए बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना है। ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना। अब जब भी आप पढ़ते हैं एनसीएफ 2005, जो कि आपने बीएड में पढ़ा होगा, तो आपने कहा भी जाता है कि जो भी नॉलेज बच्चा ले रहा है, चाहे मैथमेटिक्स की हो, चाहे लैंग्वेज की हो, चाहे आपका साइंस की हो, बच्चा उसको अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करे, डेली लाइफ में यूज़ करे। इस तरीके का हमने टीचिंग करना है, ठीक है। तो वो टीचिंग आपका ऊपर के जो पक्ष हैं उसकी तरफ जाने पर ही हो पाएगा। एप्लीकेशन तो आप जान ही रहे होंगे, अनुप्रयोग बोलते हैं इसको हम, जो आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई कर पा रहे हैं, इट मीन्स क्या है, एप्लीकेशन उसका हो पा रहा है। उदाहरण के लिए आपने बीएड में टीचिंग प्लान बनाना सीखा है, लेकिन जब आप क्लासरूम के अंदर पढ़ाने जाते हैं, एक्चुअल टीचिंग करते हैं टीचर बनने के बाद रियल लाइफ में, तो उस समय आप ना तो बच्चों से कोई प्रीवियस क्वेश्चंस पूछते हैं, ना ही आप बच्चों के साथ डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं, ना ही आप टीएलएम का यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स आप अप्लाई कर ही नहीं रहे हो जो आपने सीखा है उसको, ठीक है। आपने बीएड में पढ़ा होता है चाइल्ड साइकोलॉजी में कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है बच्चों के नॉलेज में या फिर उनके बिहेवियर में, तो आपको उसके अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। बच्चों का पढ़ने का स्टाइल अलग अलग होता है, लेकिन आप एक ही तरीके से सब बच्चों को पढ़ाते हैं, इट मीन्स आप अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं जो आपने सीखा है उसको, ठीक है। आपने ये जीन पियाजे के सिद्धांत में सीखा है कि 11 साल के बाद का बच्चा ही एब्स्ट्रैक्ट फेनोमेनास को समझ सकता है। अमूर्त जो धारणाएं होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, उनकी समझ प्राप्त कर सकता है। इट मीन्स कि 11 साल से पहले के बच्चे को आपको कॉन्क्रीट नॉलेज देना पड़ेगा, जो आप पढ़ा रहे हैं उसका प्रत्यक्ष ज्ञान देना पड़ेगा, बच्चा उसको देख भी सके। बट हम ऐसा करते नहीं हैं, इट मीन्स हम जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप खुद देखिए कि एक बीएड का कोर्स जो कि रियलिटी में हमको अप्लाई करना चाहिए अपनी टीचिंग में, उसको हम कहाँ तक अप्लाई कर पा रहे हैं। आप में से कोई बता सकता है कि आपने जो बीएड में पढ़ा, जो कुछ भी, चाहे साइकोलॉजी हो चाहे आपका मैथडोलॉजी हो, क्या अपनी रियल लाइफ में, चाहे आप ट्यूशन ही पढ़ा रहे हो, अपने बच्चों को ही पढ़ा रहे हो, क्या आप उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं या कोशिश करते हैं यूज़ करने की? बताइए, हाँ या ना। नो सर। नहीं, तो इट मीन्स कि ये हमारे इंडिया के, या कहें कि हमारा जो समाज है उसकी एक कमी है कि हम एप्लीकेशन पार्ट की तरफ नहीं जाते हैं। इसी को आप देखिएगा, कई बच्चे होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होती है उन्होंने, बट वो अपनी बाइक या अपनी कार को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए वो एक कार सेंटर में जाते हैं जहाँ पर एक अनपढ़ मैकेनिक उसको सही कर रहा होता है। तो सोचिए क्या कितना मतलब पैथेटिक ये कंडीशन है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया होता है किसी बच्चे ने, बट वो घर के जो अप्लायंसेस होते हैं, बल्ब हों चाहे फ़ैन हों, ख़राबी होती है तो खुद से सही नहीं कर पाते उसको। वो हम किससे करवाते हैं? एक उस मैकेनिक से करवाते हैं शायद जिसने पढ़ाई नहीं की, इस वजह से एक स्किल सीख करके वो करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से हम पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन जब घर में हमारे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है तो उसकी जो मेज़रमेंट है वो हम खुद नहीं जज कर पाते हैं। उसके लिए हम, जो ठेकेदार हमारा होता है जो शायद कम पढ़ा लिखा होगा इसीलिए ठेकेदारी कर रहा है, अदरवाइज़ वो किसी बढ़िया जॉब में होता, उससे चर्चा कर रहे होते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता, बताइए, है ना? तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम एप्लीकेशन लेवल तक नहीं ले जा पा रहे हैं। ये थोड़ा चर्चा का विषय है और इसी तरफ 2005 से ध्यान देने की बात कही जा रही है, बट ध्यान कोई दे नहीं रहा है, ठीक है।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में तो आपको ध्यान देना है, वो ये ऊपर के एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन को टच करते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो इसको हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके लिए आप इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। जहाँ पर कोई डाउट आता है तो आप प्रश्न पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और जो अभी क्लास नहीं ले रहे हैं लाइव, वो बाद में कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपके पास तो व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने परसों क्लास में भी कहा था आपसे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारे सीटेट, एलटी, लेक्चरर या किसी भी टीचिंग प्रोफेशन के लिए जो पेडागोजी आती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और साथ ही साथ ये हमारी टीचिंग को, हमारी टीचिंग जो एटीट्यूड है उसको भी स्किलफुल बनाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अगर सामान्य शब्दों में हम बात करें तो किसी चीज़ को एनालाइज करना। एनालाइज करना आपने कई बार सुना होगा, है ना, कि एनालिस्ट। अब वो एनालिस्ट किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। डेटा एनालिस्ट होते हैं, कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होता है हम लोगों ने, है ना। डेटा एनालिस्ट की बात कर लीजिए आप, चाहे आप बात कर लीजिए फूड एनालिस्ट की या डाइट एनालिस्ट की, या किसी भी फील्ड के एनालिस्ट, मतलब कि जो उस फील्ड की बारीकियों को जानते हैं, उसको बेहतर तरीके से उसके जो मेरिट्स, डीमेरिट्स हैं या और कुछ बातें हैं उनको वो समझते हुए एक अच्छा अपना अनुभव रख सकते हैं, वो होते हैं आपका एनालिस्ट। तो एनालिसिस करने की जब हम बात करते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए आप। जब आप लोगों को मैंने फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ाया था, जिसमें कि 3 फेजेस होते हैं, आप अच्छे से जानते ही हैं। प्री एक्टिव फेज़ होता है, इंटरेक्टिव फेज़ है, पोस्ट एक्टिव फेज़ आपका होता है। अब आपसे ये कहा जाएगा कि बताओ इन तीनों ही फेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ कौन सा है टीचिंग का, या कौन सा ऐसा है फेज़ है जो रूट फेज़ कहा जा सकता है। तो आप उन तीनों फेजेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस में अपना एक डिसीजन सुना सकते हैं। या अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से समझाना चाहूँ आप लोगों को, है ना, एक मैथमेटिकल डायग्राम से, तो कई बार आपने क्वेश्चंस देखा होता है छोटी क्लासेस में, इवन 9th और 10th में। इस तरीके का कोई फिगर होता है आपका, ठीक है। ये कोई फिगर आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस फिगर का सरफेस एरिया वॉल्यूम में से कुछ एक निकालो। तो आप देख रहे हैं कि जो फिगर है इसमें एक हेमीस्फीयर है और एक आपका कोन है। तो जब तक आप इन दोनों फिगर्स को अलग अलग नहीं करोगे, ठीक है, कोन को अलग करेंगे आप, हेमिस्फीयर को अलग करेंगे, देन दोनों का सेपरेट सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, एंड देन दोनों को ऐड करेंगे और जो कॉमन एरिया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाकर के आप इस मिक्स्ड फिगर का सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को करता है, यानी मिक्स फिगर वाले क्वेश्चन को करता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि मैथ्स आप सबने पढ़ी होती है, तो तब हम कह सकते हैं कि वो बच्चा एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। एनालिसिस कर रहा है मतलब कि उसको हमने ये फिगर तो नहीं पढ़ाया है, बट उसको जो फिगर पढ़ाए हैं उनका इसमें यूज़ हो रहा है, तो वो उस नॉलेज को यहाँ पर यूज़ कर पा रहा है, तो वो एनालिसिस की तरफ चले जाता है। यहाँ हम बात करें, कोई एक सेंटेंस होता है छोटा सा, आप ग्रामर पढ़ते होंगे और बेसिकली आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप केवीएस का एग्ज़ाम दो, सीटेट का एग्ज़ाम दो, या फिर और भी कोई एग्ज़ाम दो, तो वहाँ पर ग्रामर का अपना अच्छा खासा रोल रहता है। तो किसी भी सेंटेंस को हम एनालाइज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ पर सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली अप्लाइड मॉडल, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है ना, या कंजक्शंस अगर कोई है तो क्या है, उन सब को पहचानना, ये भी क्या है, अपने आप में एक एनालिसिस है, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि आई एम टीचिंग यू ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो यहाँ पर आपसे कहा जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप पिक करिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस ही कहते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई थिंक ग्रामर तो आप लोग पढ़ते रहते हैं, है ना। यस सर। हाँ, तो एनालिसिस क्या है कि आप सिर्फ ब्लूम टैक्सोनॉमी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एनालिसिस अपने आप में एक जनरल टर्म है जिसको आप अपने जीवन में करते रहते हैं। आप कोई आपका फ्रेंड बनता है, उसकी बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि ये अच्छा आदमी है नहीं है, ये तो बोलते हैं आप। क्यों? मैं विश्लेषण कर रही हूँ कि ये सही है या नहीं है करके। हालांकि इतना टिपिकल टर्म आप यूज़ नहीं करते हैं, मैं जानने का प्रयास कर रही हूँ कि ये सही है या नहीं है। अब वो कैसे सही है या नहीं है पता कर रहे हैं आप, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस बिहेवियर में
कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो आपके लिए अच्छा है, कौन सा ऐसा है कि जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर मैक्सिमम बिहेवियर उसके आपके लिए अच्छे होते हैं तो आप उसको अच्छा मानेंगे, आपके लिए अच्छे हैं, समाज के लिए अच्छे हों ऐसी बात नहीं हो रही है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं, समझ गए ना एनालिसिस का मतलब आप लोग, आगे की क्लास में और पढ़ेंगे इसको हम। सिंथेसिस की बात करते हैं तो देखो जो एनालाइज किया है आपने, एनालिसिस में आप करते हैं तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं पार्ट्स में। कुछ ऐसे देखिए, ये कोई एक पार्ट है, इसको आपने क्या कर दिया, एक होल है, इसको आपने पार्टीशन में ब्रेक डाउन कर दिया, ये हो गया आपका एनालिसिस। उसके बाद जब इन तीनों को आप मिलाएंगे आपस में तो वो बन जाएगा सिंथेसिस। छोटा सा एक नेम सुना होगा आपने बचपन से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सुने हैं नहीं सुने हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सुनी होती ना आप लोगों ने। यस सर। क्या होता है उस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, बताइए भाई। जो भी, सर पेड़ पौधे खाना बनाते हैं वेरी गुड, सूर्य सनलाइट की प्रेजेंस हाँ, में, जो प्लांट है वो फूड बनाता है अपना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। लेते हैं और ऑक्सीजन बिल्कुल, छोड़ते तो हैं। उस फूड क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग में क्या होता है कि प्लांट जो हैं वो सन से सनलाइट ले रहे होते हैं, ठीक है। वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, वो अपनी रूट के थ्रू आपकी जो लैंड होती है वहाँ से मिनरल्स ले रहे होते हैं, तो बहुत सारी जगह से बहुत कुछ ले करके वो एक चीज़ बनाते हैं, समझ में आया? तो इसे बोलते हैं हम सिंथेसिस, ठीक है। तो ये एक हाई लेवल का आपका क्या कि सब डोमेन है टीचिंग का। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा किसी एक टॉपिक को बहुत बारीकी से समझ लेता है, वो उसका विश्लेषण करके उसको समझ लेता है, और उसके बाद जो भी विश्लेषण के माध्यम से या एनालिसिस के बाद जो भी पार्ट या जो भी फैक्ट उसको सही लगता है उसे वो एक्सेप्ट करता है, और जो सही नहीं लगता उसको वो रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अ, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है या फिर एक अच्छा टीचर बनना है तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी, वो बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो आपने मेरी सारी बातें सुनी, और जब आप फॉलो करने लगे तो उस समय आपने देखा कि सर ने बहुत सारी बातें बोली लेकिन उसमें से कुछ ही काम की हैं। तो जो कुछ ही काम की हैं उनको आप एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन वो आपका एक कहें कि पार्ट ऑफ स्टडी या फिर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन बन जाएगा, और जो आपको काम के नहीं लगेंगे उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। यही तो होगा, क्यों? तो इट मीन्स यस कि सर। आपने मेरी सारी बातें सुन के उनको फॉलो करके एक कंक्लूजन क्रिएट किया अपना, एक निष्कर्ष तक पहुंचे। अब कभी कोई आपसे पूछेगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो जो निष्कर्ष तक आप पहुंचे हैं, जो आपने एक्सेप्ट किया है मेरे आइडियाज़ को, उन्हीं आइडियाज़ को आप क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। और जो मेरे आइडियाज़ आपको एक्सेप्टेबल नहीं लगे थे उसको आप आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ऐसे तो होता है ना, क्यों? तो ये जो निष्कर्ष है या फिर यस सर। हम कहें ये कंक्लूजन है, यही क्या है, एक प्रकार से आपका सिंथेसिस होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पर इसको देखिए, आप देख रहे हैं ओरिजिनल टर्म में इसको 5th नंबर पे रखा गया है, लेकिन न्यू टर्मिनोलॉजी में इसको टॉप में रखा गया और क्रिएटिंग कहा गया है। अब ये क्रिएटिंग क्यों कहा गया है? तो अभी अभी जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, ये एक सिचुएशन बताई, तो बताइए उसमें आपने क्रिएट किया नहीं किया एक पैटर्न ऑफ स्टडी, किया नहीं किया, बताओ। आपको मैंने बहुत सारे पैटर्न क्या बोलते हैं टॉपिक्स बताए थे, बहुत सारी बुक्स बताई थी, लेकिन उनमें से जो सही था वो चूज़ किया आपने, और साथ में जो मैंने नहीं बताया था, जो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस से आया है, उसको भी आपने उसमें क्या कर दिया होगा, इंक्लूड किया होगा। तो इस प्रकार से आपने एक नया पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन या पैटर्न ऑफ स्टडी क्रिएट किया अपनी तरफ से, और उसको आपने फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिया अपने फॉलोअर्स को। तो क्या करते हैं हम इसमें, क्रिएट करते हैं, कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए इसको हम क्रिएटिव सब डोमेन भी कहते हैं न्यू टर्मिनोलॉजी में। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। ठीक। सर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन तो आप जानते ही हैं, मतलब मूल्यांकन, बहुत बार हमने पढ़ा होता है, लेकिन एक्चुअल में आप मूल्यांकन का सही अर्थ समझते हैं या नहीं समझते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्या पता आपको नॉलेज हो इसका। और मैक्सिमम टाइम मैं देखता हूँ, या मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जो हमारे बीएड स्कॉलर्स होते हैं उनमें एक मिसकंसेप्शन होता है इवैल्यूएशन को लेकर के। अब इवैल्यूएशन का अगर हिंदी टर्म देखें तो क्या होता है, मूल्यांकन। अब आप लोगों को मैंने हिंदी में भी पढ़ाया है संधि विच्छेद, तो आप लोगों से मैं चाहूँगा कि इस शब्द का, मूल्यांकन शब्द का आप
विच्छेद करिए। चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मूल्यांकन जो शब्द है, इसका आपने विच्छेद किया तो मूल्यधन अंकन हो रहा है, यानी कि किसी भी, चाहे व्यक्ति हो, मनुष्य हो, जानवर हो, या फिर कोई वैज्ञानिक विषय हो, या कुछ भी हो आपका, हर उस विषय का मूल्य जानना या उसका एक मानक तय करना, यही क्या है, आपका इवैल्यूएशन है। तो इवैल्यूएशन में क्या होता है, जो भी हमने कुछ पढ़ा होता है, हमने कोई टॉपिक देखा, ठीक है, यहाँ समझिएगा इसको आप, फिर हमने उसको समझा, फिर उसको हमने अप्लाई किया, और जब हम अप्लाई कर रहे थे तो हमने उसका विश्लेषण किया। उस विश्लेषण में हमको कुछ चीज़ एक्सेप्ट करने लायक लगी और कुछ रिजेक्ट करने लायक लगी। तो इट मीन्स हमने यहाँ पर उसको जो एक्सेप्ट करने लायक थी एक्सेप्ट किया, एंड देन हमने एक क्या कर दिया, स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो ये होता आपका मूल्यांकन, राइट। किसी बच्चे को सर हाँ बोलिए। सर वॉइस कट हो गई, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अब कोई बात नहीं बच्ची, ये वीडियो अपलोड कर दूंगा तो सुन लीजिएगा, ठीक है ना, है ना। तो देखो, एक उदाहरण के माध्यम से मैं ले लेता हूँ, जैसे कि अभी आप लोगों को ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाई जा रही है, तो आप क्या करेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी के डोमेन्स आपने देखे, उनको समझा आपने, उनको अप्लाई भी किया, और आपने अप्लाई करने के बाद एनालिसिस किया कि सारे ही डोमेन काम के नहीं हैं, ठीक है, या जिस तरीके से लिखा है ब्लूम ने वो सब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनमें से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ ही चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, जिनको हमने क्या किया, फिर संश्लेषित किया, एंड देन हमारा एक निर्णय निर्धारित हो गया, यानी कि हमने एक मूल्यांकन किया, एक मानक तय कर दिया। तो वो हो गया आपका इवैल्यूएशन। कुछ इस तरीके से इवैल्यूएशन है। बाकी इवैल्यूएशन की एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि आपका इवैल्यूएशन पर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये तो हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन है ब्लूम टैक्सोनॉमी को लेकर के। इसके बाद हमने अंदर क्या पढ़ना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हर एक डोमेन, सब डोमेन के अंदर बहुत सारी एक्शन वर्ब्स होती हैं, ठीक। उसके बाद उस सब डोमेन को लेकर के टीचर का रोल क्या बताया गया है, स्टूडेंट का क्या रोल है ना। ये सब कुछ चर्चा करनी है। बहुत लंबा टॉपिक है ये, एक दिन में होने वाला नहीं है। अगर एक दिन में करने का प्रयास करेंगे तो आप सिर्फ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच पाएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं कम से कम एप्लीकेशन के ऊपर तक लेके जाऊं, जिसके लिए हमें समय देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो क्लास को हम यहीं पे कर रहे हैं, बाकी जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो कल की क्लास में होगा। ओके।